हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 12 की बुक सरयू का 17वां चैप्टर पाजे पढ़ेंगे, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। आइए जानते हैं जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोडियागंज नामक कस्बे में हुआ था। पिता का नाम प्यारे लाल एवं माता का नाम श्रीमती रामी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय आए, परंतु महात्मा गांधी के सन 1921 के आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। जिनेन्द्र ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया। इनकी लगभग 200 कहानियां हैं, जो जिनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। जिनेन्द्र ने अपनी कहानियों में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है, जिससे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की। इन पर गांधीवादी दर्शन का प्रभाव पड़ा। जिनेन्द्र की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विव्रत, शुकदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये तो है इनके उपन्यास। फांसी, जयचंदी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजीब, ये इनके कहानी संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार वलरी, प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य, ये इनके निबंध संग्रह। ये और वे, ये इनका संस्मरण है। मंदालिनी, पाप और पुण्य, इनके नाटक है। प्रमुख पुरस्कार, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं पाठ परिचय। पाजे बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव और रोचक सशक्त मार्मिक कहानी है। इस कहानी में मुन्नी की पाजेब खो जाती है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी समझा जाता है। वह अबोध अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता है। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है और अंत में बुआ के आने पर स्थिति स्पष्ट होती है कि पाजी बुआ के साथ चली गई थी और बालक निरपराध प्रमाणित होता है। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना है। बालक अबोध होते हैं, उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है, वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। स्नेह और भय, प्रलोभन के कारण अपराधी न होने पर भी वे अपराध स्वीकार कर लेते हैं। आशुतोष की यही स्थिति है। उसने पाजेब न चुराई, न छुन्नों को दी, न पतंग वाले को बेची। फिर भी वे पिताजी के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है। एक एक कर सारे अपराध स्वीकार कर लेता है, परंतु अंत में निरपराध सिद्ध होता है। मूल पाठ इस प्रकार है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है कि पाजेब का मानो नीच का आकार कुछ नहीं है। जिस पांव में पड़े उसी से अनुकूल ही रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी, हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए, भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहने की। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जैसी रुक्मणी पहनती है, सिल्ला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई। लेकिन जब दोपहर आई, मुन्नी की बुआ
तब वह मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आए। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ चमकती फिरी रुक्मिणी के पास गई और कहा, देख रुक्मिन, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वे चांदी की सफेद 2-3 लड़ियों से टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगंध लगती थी कि वह बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे माँ से आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सही दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। वे खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वे ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी है सो हम बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगी। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जी तो लड़कियां करती है और लड़कियां रोती है। कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ, ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेंगी। इस तरह वे इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वे फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और शुभ काम की थी, खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों न बनवाऊं, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर ये हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है, पर दूसरे एक तो उसमें की है, पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा, जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई? जवाब में मुझसे पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उसे नीचे वाले बक्स में रखी थी। अब देखा तो एक है, दूसरे गए। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं पर्स पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती कहासुनी करने लगी, तो तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जा रखी थी वहां से ले लो ना, ले लो ना। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, और हो न हो बंसी नौकर ने निकाली। मैंने रखी तो वह वहां मौजूद था। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा कि तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो? उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने लिए। मैंने कहा कि अच्छा, तो उससे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे। श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे, तुम्हें तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूं कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला ही है, और 16 में से 15 आने ये बंसी है, सुनते हो न वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली, मालूम होती है। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानती,
वे बड़े छंटे होते हैं। छट्टे का अर्थ होता है बदमाश। जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। फरिश्ते का मतलब राजदूत, देवदूत। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उसे पतंग की सह देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो। बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बताने देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछूं। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ तोड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। हाँ, तो सारे वक्त वही दुनिया। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो आया, जिससे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना। उसका मुंह और भी फुलाया और वह गुमसुम बैठ रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से ही अपराध वर्ती को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से स्थिर और अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वे रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वे पाजे मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वे चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो वे एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वे फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आंसू से तुमने पूछताछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं, यह नहीं है। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा। मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हुआ ये और भी कहीं भयावह। ये हमारी आलोचना है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में उसने स्नेहपूर्वक
मैंने कहा कि मुँह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते अच्छे लड़के, आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्वे के भाव से गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो आई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलियां लेने लगे। आशुतोष भी मुस्कुरा आया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है न, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुँह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वे चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वे तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे। नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहा? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा, उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई और मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलती क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उससे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, ये मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से दे देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वे दाम दे देंगे, समझे ने, जाओ तुम कहो तो। छुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ, दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी।